पूरी उस कहानी में लगता है कि जैसे ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होते हैं, जैसे हमास वालों ने किया। बेसिकली उन्होंने इजराइल की जो ये राइट विंग गवर्नमेंट है उसको एक एक्सक्यूज़ दे दिया है कि वो सख्त कार्रवाई करे। और ये जो है अनार्म लोगों पे गोलियां चलाना, आप उनके जो एक म्यूजिक फेस्टिवल में घुस गए, 260 बॉडीज इन लोगों ने गिने हैं, कुछ इस तरह से आप हमले कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने बिल्कुल एक गवर्नमेंट को, इजरायली गवर्नमेंट को आपने एक किस्म से आपने न्योता ही दिया है कि आइए हम पे जो है फतेह पाइए, कब्जा कर लीजिए। कि इजिप्ट ने बोला है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी बोला गया है कि भाई इंटेलिजेंस दिया गया था इजराइल को 10 दिन पहले ही कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है बॉर्डर पर। इजराइल ने हालांकि इसको डिनाई कर दिया, बोले कि हमें कुछ नहीं दिया गया। 9-5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਟੱਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ कि ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ शुरू हुई। मनी जी गुड मॉर्निंग। आपका बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो कहाँ से शुरू हुआ ये सब किस्सा? बहुत पुराना हो गया, जनरेशन निकल गई एक पूरी। हाँ जी, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है अब तो ये। तो ये पूरा जो है खेल शुरू होता है क्योंकि अंग्रेज़ उस टाइम पर जंग लड़ रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब वक्त था उसमें एक्सिस पावर्स जो सेंट्रल पावर्स थे, उसमें ऑटोमन एम्पायर भी शामिल था। और जब एक आप कह सकते हैं एक स्टेलमेट हो जाता है यूरोप में, तो कॉन्फ्लिक्ट को जो है दूसरे एरियाज़ में खोलने की कोशिश होती है। और अंग्रेज़ सोचते हैं कि भाई क्योंकि ऑटोमन एम्पायर है तो ये मिडल ईस्ट उसका सॉफ्ट अंडरबेली है, यहाँ पर हमले किए जा सकते हैं। लेकिन किस तरह से ऑटोमन्स को कमज़ोर करें कि एक जो उस टाइम पर अरब एक नेशनलिज्म वो उभर रहा था, उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश हुई। साथ ही साथ जो एक जायनिज्म या जूइश नेशनलिज्म वो भी शुरू हो रहा था यूरोप में, बिकॉज वो 19वीं सेंचुरी के आखिर में शुरू हो जाता है जब यहूदियों पर हमले होते हैं पूरे यूरोप में, ख़ास करके रशियन एम्पायर में। तो उन लोगों को लगने लगता है कि भाई हमें जो है हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो क्यों ना पैलेस्टाइन जाया जाए, बिकॉज पैलेस्टाइन उनके जहन में एक होली लैंड, एंसेस्ट्रल होमलैंड के तौर पे हमेशा वो बरकरार था। तो वहाँ पर जाने की कोशिश होती है। ऑलरेडी पैलेस्टाइन में एक जूइश सेटलमेंट तो था, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था वो, लेकिन तब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था मुसलमानों के दरमियान या फिर जो अरब्स हैं उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने जो है ये दोनों चीज़ों को भड़काया। एक तो अरब नेशनलिज्म, उनको ये जो है प्रोमिसेस दिए गए कि भाई आप ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ हमारे साथ शामिल हो जाइए, तो फिर आपको जो है हम आज़ादी दे देंगे ऑटोमन से। और जो इजरायली ज़ायनिस्ट को बोला गया कि भाई हम आपको वहाँ पे जाके सेटल करेंगे। तो ये दोनों ग्रुप्स के साथ जो है प्रोमिसेस किए गए। उसके बाद आप ये तो बहुत ही मशहूर है कि किस तरह से जो है अरब आर्मीज़ इंडिपेंडेंट लेकिन ब्रिटिश सपोर्ट के साथ वो तैयार हुए। उसके बाद जो है उन लोगों ने धीरे धीरे जो है ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ जंग करना शुरू कर दिया। ऑटोमन्स जो है वो हटने लगे एक एक करके, अलग अलग शहरों से जो है उनकी शिकस्त हुई। हिंदुस्तानी सिपाही भी इन्वॉल्व थे इसमें तो उस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये जेरूसलम, फिर जाफा, हाइफा, इन सब एरियाज़ पे जो है अरब्स ने विथ ब्रिटिश सपोर्ट फतेह पाई। एंड देन धीरे धीरे जो है उन एरियाज़ पे जाके उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया ऑटोमन्स को, फिर वहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन ब्रिटिश ने जो है फ्रांस के साथ भी एक डील किया हुआ था कि इंस्टेड ऑफ एक अरब स्टेट बनाए, जो कि इनको प्रोमिसेस दिए जा रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये पूरे मिडल ईस्ट को अपने बीच में जो है वो डिवाइड कर लेगा।
तो फ्रांस को ये प्रॉमिस किया गया था कि उसको जो है लेबनान और सीरिया दिया जाएगा कंट्रोल, और बाकी जो है इराक, पैलेस्टाइन और आज का जो सऊदी अरेबिया है, इन सब एरियाज पे ब्रिटिश ब्रिटिश जो है वो रहेंगे काबिज। तो उसके बाद जब उसी दौरान 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन आता है, क्योंकि यहूदियों को भी जो है एक प्रॉमिस दिया जाता है कि भाई आपको जो है हम जो है पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश स्टेट बना के हम देंगे। ये बस एक डिक्लेरेशन था, मतलब एक किस्म का जो है आप कह सकते हैं कि वो एश्योरेंस तो दिया, लेकिन दे वर नॉट वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन पैलेस्टाइन यहूदियों को जो है धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने सेटल करना शुरू कर दिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद फिर ये डिवाइड कर दिया गया। अरब्स को जो प्रोमिस किए गए थे वो नहीं निभाए गए, लेकिन 1923 से 46 तक का जो पीरियड है, इसमें बहुत से यहूदियों को इन लोगों ने यूरोप से और बाकी जगहों से सेटल करना शुरू कर दिया। तो नतीजा इसका ये हुआ कि पहले जो 8% पॉपुलेशन था पैलेस्टाइन का, जो यहूदी था, वो 1946 तक आते आते 33% हो गया। तो ये सेटलमेंट्स होते रहे, लेकिन इससे जो है जो अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसको तो बहुत बड़ा धक्का लगा। उनको लगा कि भाई हमारी ज़मीनें जो है अब ख़तरे में हैं, अगर मतलब हमारी ज़मीनें दी जा रही हैं इन लोगों को, फिर हम लोग तो ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो उन लोगों ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। तो फिर जूइश ग्रुप जो है वो हथियार बंद हो गए, उसके बाद उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो है जब 1946-47 तक आते आते एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट इन लोगों का हो गया था, यहूदियों का, जो ब्रिटिश सपोर्ट के साथ चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो है इन लोगों ने ब्रिटिश पे ही हमले करने शुरू कर दिया, बिकॉज उनको एक किस्म का जो है एक, क्योंकि उस टाइम पे हॉलोकॉस्ट हो चुका था यूरोप में। तो यहाँ पर एक डेस्परेशन था यहूदी ग्रुप्स में कि भाई हमारा तो वो अब कोई स्कोप ही नहीं है कभी भी यूरोप जाने का, तो हमें तो ये ज़मीन चाहिए, ये हमें अपना स्टेट चाहिए। अंग्रेज़ अगर दे नहीं सकते तो हम छीन के ले लेंगे। तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ कमज़ोर हो गए, दे वांटेड टू विदड्रॉ। तो फिर यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन होता है कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन का जो है वो प्रपोजल देते हैं कि भाई एक जूइश स्टेट होगा इंडिपेंडेंट, एक अरब स्टेट होगा। लेकिन पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को ये यानी अरब ग्रुप्स को ये मंजूर नहीं होता है, क्योंकि 56% या ऑलमोस्ट 60% जो ज़मीन है पैलेस्टाइन की वो यहूदियों को दी जाती है जूइश स्टेट को, यूएन रेजोल्यूशन के तहत, जबकि उनका पॉपुलेशन बस 33% है। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको जो है एक 40% ज़मीन दी गई है उसको। तो इसको लेकर के जो है वो एकदम डिसएग्रीमेंट होता है, ये नहीं मानते हैं। फिर 48 में स्टेट ऑफ इज़राइल कायम हो जाता है, एक सिंगल ज्यूइश स्टेट के तौर पर। उसके बाद जो है जंग शुरू हो जाती है, पहला जो है अरब इजरायली वॉर। तो उसका नतीजा ये होता है कि ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है ऑलमोस्ट। एक तो आपका ज्यूइश स्टेट होता है, दूसरा आपका जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के पर आके जो है जॉर्डन ऑक्यूपाई कर लेता है वो इलाका, और गाजा स्ट्रिप उस पर इजिप्ट आके ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वो तब से लेकर के आज तक जो है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो बीच में जो है 67 में जब अरब इजरायली वॉर होता है तब भी ये इज़राइल अपने कब्ज़े में ले लेता है, और सिटी ऑफ जेरूसलम भी इज़राइल के कब्ज़े में है तब से। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि जो यूएन का जो रेजोल्यूशन था कि एक जूइश स्टेट, एक अरब स्टेट और सिटी ऑफ जेरूसलम वो अलग रहेगा, वो एक इंटरनेशनल जो है एक मैंडेट के तौर पे रहेगा, ये 3 चीज़ों को जो है नकार दिया जाता है। तो यूएन रेजोल्यूशन उस हिसाब से कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों पक्षों ने जो है एग्री नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक नेशनलिस्ट रिवॉल्ट हो जाता है पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के साथ जो है। फिर 80s में आते आते आप देखिएगा इसके बीच में एक यौम किपुर वॉर भी होता है, फिर से इजराइल और अरब ग्रुप्स के बीच में, जो अरब स्टेट्स हैं इनके बीच में होता है। यहाँ पर भी जो है उन्हीं लोगों की शिकस्त होती है, इजराइल की फतह होती है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है एक, क्योंकि आपका सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, तो एक किस्म का एक अनरेस्ट बहुत ज़्यादा फैल जाता है पैलेस्टीनियन ग्रुप्स में। तो इंतिफादा होता है पहला 80s के आखिर में, जिसका नतीजा आपका हमास होता है। मतलब हमास की पैदाइश उसी टाइम पे हो जाती है। इससे पहले पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो 60s में हुआ,
जो यासिर अराफात थे उसके लीडर। तो ये बीच में इनका मसला सुलझ नहीं पाया। फिर 90s में 93 से 95 के दरमियान ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें जो है एक किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि पैलेस्टीनियंस भी हैं जो हैं वो इसराइल को रिकग्नाइज करेंगे, स्टेट ऑफ इसराइल है, एक ज़मीनी हकीकत है, हम इसको जो है कबूल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है उनके लिए एक अपना वो हाँ ऑटोनॉमी तो उनको मिलेगी, लेकिन फिर ओवरऑल जो है इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे आपकी फौज हो आपके पास नहीं होगी, ये उस पर इसराइल का जो है कंट्रोल रहेगा। 60% ज़मीन जो है इसराइल के पास रहेगा। इस तरह से ये अकॉर्ड होता है। लेकिन फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो बन जाता है, लेकिन फिर 2000s में आते आते फिर से प्रॉब्लम्स होते हैं, कैंप डेविड अकॉर्ड्स होते हैं फिर से। उसके बाद भी जो है कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता है। अब इनमें इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि हमास और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑफशूट है फतह, इन दोनों के बीच में कोई मतलब अग्रीमेंट नहीं है। उसके बाद फिर गाज़ा में इलेक्शंस होते हैं 2006 में, जिसमें पैलेस ये फतह जो है इसकी शिकस्त होती है, हमास को जो है पॉलिटिकल पावर मिल जाता है, वो मेजॉरिटी में है। तो अभी जो सिचुएशन है कि हमास है पावर में गाज़ा में, वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, और इसराइल रेस्ट ऑफ द एरियाज में है। अब बाकी आपको मालूम है अभी पिछले दिनों क्या हुआ है। तो ये धीरे धीरे 2019 के बाद इतने सारे हमले हुए हैं ये हमास और इसराइल के बीच में गाज़ा पट्टी पर। तो अब इनको लग रहा है कि भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसराइल को लग रहा है कि एक मिलिट्री सोल्यूशन हम अब शायद ओनली पॉसिबल हुए है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट फ्लेयर अप इसराइल की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने जो है धीरे धीरे ये जो 4 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आए हैं नेतन्याहू के ही, या उनके जगह इससे पहले एक ऑपोजिशन वाले थे, तो ये इसके दौरान जो है नेतन्याहू ने ये कोशिश की, क्योंकि अभी फार राइट के बहुत सारे लोगों को वो अपने कैबिनेट में लेके आए हैं, उनके साथ अलायंस किया है, उनकी जो लिकुड पार्टी है उसने। और ये लोग चाहते हैं कि भाई एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, कोई मतलब उसको वजूद को ही वो नकारते हैं पैलेस्टीनियंस के। तो धीरे धीरे जो है ये सेटलर्स को भेजने लगे। अभी आपको मालूम होगा 2021 में, जो 21 में खास करके बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया था इनके बीच में, पूरा गाजा पे बॉम्बिंग्स हुए थे। तो ऐसा खौफनाक एक सिचुएशन है कि 2.3 मिलियन लोग हैं गाजा स्ट्रिप में। एक छोटा सा इलाका है, सिर्फ 41 किलोमीटर्स है लंबाई में, कि आप गाड़ी से जाएंगे तो 15-20 मिनट में वो पूरा कवर हो जाएगा। उस छोटे से इलाके में 23 लाख लोग रह रहे हैं, जिसका तकरीबन 50% जो है वो बच्चों का है, 18 साल के कम उम्र के लोगों का है। तो इतना एक बड़ा पॉपुलेशन, उसका कोई एक्सेस नहीं है पहले से ही जो है। हालांकि ये लोग थे वहाँ पर, हमास और पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, लेकिन आज़ादी तो नहीं है वैसे, क्योंकि इसराइल ने सब कुछ सीज किया हुआ है कि आपका फेंसिंग वगैरह उन लोगों ने लगा दिया। उधर से इजिप्ट ने बॉर्डर बंद करके रखा हुआ है कि आप एक छोटे से इलाके में आप फंस के रह गए, आप निकल नहीं सकते। ऐसा सिचुएशन में रहना तो बड़ा मुश्किल है। तो अब क्योंकि अब सैटरडे को जो हुआ, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि अब इसराइल को एक मौका मिल गया है कि वो एकदम ग्राउंड ऑपरेशंस भी करे, जिसकी बात हो रही है कि शायद 3 लाख फौज भेजी जाएगी। अभी भी कोई क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन शायद ग्राउंड ऑफेंसिव हो। कोशिश ये हो रही है कि भाई जो भी बाकी का जो हिस्सा है उस पर कब्जा किया जाए। तो ये है वो मोटा मोटा जो सिचुएशन है, मतलब तो बैकग्राउंड। उस पूरी उस कहानी में लगता है कि जैसे ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होते हैं, जैसे हमास वालों ने किया, बेसिकली उन्होंने इजराइल की जो ये राइट विंग गवर्नमेंट है उसको एक एक्सक्यूज़ दे दिया है कि वो सख्त कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दोनों साइड से है, बिकॉज एक यहाँ पे एक ओप्रेस साइड क्लियरली दिख रहा है, लेकिन जो है एक मौका ज़रूर। और ये जो है अनार्म लोगों पे गोलियां चलाना, आप उनके जो एक म्यूज़िक फेस्टिवल में घुस गए, 260 बॉडीज़ इन लोगों ने गिने हैं, कुछ इस तरह से आप हमले कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने बिल्कुल एक गवर्नमेंट को, इजरायली गवर्नमेंट को आपने एक किस्म से आपने न्योता ही दिया है कि आइए हम पे जो है फतह पाइए, अब कब्जा कर लीजिए। तो ये किसी के मतलब हित में तो नहीं है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये किया क्यों है। हालांकि इसमें बहुत से थियरीज भी आ रहे हैं कि इजिप्ट ने बोला है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी बोला गया है कि भाई इंटेलिजेंस दिया गया था इसराइल को 10 दिन पहले ही
कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है बॉर्डर पर। इसराइल ने हालांकि इसको डिनाई कर दिया, बोले कि हमें कुछ नहीं दिया गया था। लेकिन अब क्या वजूहात थे? क्या नेतन्याहू कोशिश कर रहा था कि अपना जो उनका तो ऑपोजिशन उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं इसराइल में। उनका जो लेफ्ट है या उनका जो एंटी ये राइट विंग जो है ग्रुप्स, वो लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेट प्रॉपर डेमोक्रेसी हो, मतलब इनका जो है इनकी तानाशाही में ये तब्दील ना हो जाए। इसीलिए आप इसराइल का मीडिया उठा के देख लीजिए, वो तो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए जो भी हुआ है, कि उनके जो पॉलिसीज उन्होंने पिछले कुछ सालों में लिए हैं और खास करके इस वाले गवर्नमेंट के दौरान, तो उसका नतीजा डायरेक्ट ये है कि आपने जबरदस्ती लोगों को भेजा, सेटलर्स को, पैलेस्टीनियंस की जमीन हड़पने के लिए। जहां जहां मतलब सेटल चीजें थी उनको दोबारा जो है आपने डिबेट में आप लेके आ गए वापस। तो इसका नतीजा तो यही है कि अब उन वो इतना छोटा सा एरिया है, वहां पर भी जो है आप अपने सेटलर्स भेज रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो तो कुछ तो दोनों तरफ करेंगे। का एक्सट्रीमिज्म एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है असल में, ऐसा लग और रहा है मुझे। हमास रिकॉग्नाइज नहीं करता है इसराइल को, ये बहुत बड़ी, जैसे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया था कि स्टेट ऑफ इसराइल है। हमास उस चीज को नकारता है, वो चाहता है कि ये टू स्टेट सोल्यूशन भी उसको वो नकारता है। उसको रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेटस को चाहिए कि जब 47 से वो तो पहले जो इजराइल था। को खत्म करना चाहता है। हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि भाई एक इस्लामिक स्टेट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ये एक इट्स अ रोमांटिसाइज्ड आइडिया है। अब जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि 48 से इसराइल है, उसको आप ऐसे हटा नहीं सकते। तो इसका क्या नतीजा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। लेकिन बहुत कम। फिलहाल पावर तो इसराइल के साथ है। आप देखिए इंटरनेशनल ओपिनियन भी कम से कम गवर्नमेंट्स के ओपिनियन इसराइल के साथ है। यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन हो, बाकी लोग पूरा हों, वेस्टर्न वॉल। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसराइल की ताईद में खड़ा हो गया है। और पैलेस्टीनियंस के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं। अब आप देखिए कि 2 दिन हो गए हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना पीना कुछ भी जा रहा है वहां पर। वो लोग कैसे रह रहे होंगे, हॉस्पिटल्स कैसे फंक्शन कर रहे होंगे। तो और जिस तरह से जो है इनडिस्क्रिमिनेट इन लोगों ने फायरिंग की है, ये कहा गया है कि भाई हम सिर्फ हमास के एरियाज को जो है टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आप कैसे फर्क करेंगे कि कौन सा हमास का इलाका है, कौन सा बाकियों का है। वैसे भी मुश्किल है भी बहुत मुश्किल है। इतनी इतनी अब पॉपुलेशन है वहाँ, इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो। जी बिल्कुल। तो इसको इस तरह से जो है सॉर्ट आउट तो किया नहीं जा सकता। अल्टीमेटली क्या ऑस्लो अकॉर्ड्स की तरफ वापस जाना पड़ेगा या वैसा ही कुछ इनको करना पड़ेगा? क्या नेतन्याहू की सरकार अगर बर्खास्त होगी तो ये मसला हल होगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है जी। लेकिन दोनों साइड्स को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी मानी जी, और इस इन्ना की टाइम सी साढ़े को। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया थैंक शमील यू। जी।